या स्वयंपोषी कब होगी, स्वयंपोषी के लिए कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने स्वयंपोषी के लिए कल 2 कंडीशन पढ़ी थी। आज अपन तीसरी कंडीशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको वीडियो मतलब यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसका बेस जान सको। ठीक है, तो देखिए स्वयंपोषी अभिक्रिया के लिए हमने देखा था कि एक जैसे मान लीजिए कि डायग्राम से अपन डिस्कस करें, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बना रखा है। एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, अब वो यूरेनियम से क्या करेगा, टक्कर करेगा। यूरेनियम से क्या करेगा, टक्कर करेगा। तो हमने विखंडन अभिक्रिया में पढ़ा था कि जब कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम पे टक्कर करता है तो यूरेनियम का क्या करता है, विखंडन करता है। विखंडन करके क्या बनाता है, 2 उत्पाद बनाता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं 2 बने, 2 से अधिक भी बन सकते हैं। ठीक है, और फिर जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रॉन, मतलब उस टाइम 3 न्यूट्रॉन बने थे, है ना, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही न्यूट्रॉन यहाँ पे टक्कर करेगा यूरेनियम पे तो क्या पैदा होंगे, न्यूट्रॉन पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे, न्यूट्रॉन पैदा होंगे। अब ये दोनों 2 न्यूट्रॉन, ऐसे तो है नहीं कि यूरेनियम का केवल एक ही परमाणु लिया, तो बहुत सारे अपन पदार्थ लेते हैं ना, तो दैट मीन्स होगा क्या, आगे से आगे क्या चलेगी, टक्कर चलेगी। अब जब ये न्यूट्रॉन इससे टक्कर करेंगे तो फर्दर कितने न्यूट्रॉन पैदा होंगे, 2 न्यूट्रॉन और पैदा हो जाएंगे। तो दैट मीन्स एक एन यहाँ पे, दूसरा एन यहाँ पे, पहला एन यहाँ पे और दूसरा एन यहाँ पे। तो ऐसे फर्दर न्यूट्रॉन क्या होते जाएंगे, पैदा होते जाएंगे। तो इसको हमने बोला था क्या, श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी अभिक्रिया एक स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, कंप्लीट होती है। श्रृंखला मतलब एज चेन, है ना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एन आया, यूरेनियम का विखंडन किया, फिर वापस 2 एन आए, यूरेनियम का विखंडन किए, फिर वापस 2 एन आए, यूरेनियम का विखंडन किए। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अब देखिए स्टूडेंट, श्रृंखला अभिक्रिया कब स्वयंपोषी अभिक्रिया बन जाएगी, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कि श्रृंखला अभिक्रिया कब स्वयंपोषी अभिक्रिया बन जाएगी, है ना। तो स्वयंपोषी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई श्रृंखला अभिक्रिया अपने आप को ही क्या करती हो, पोषित करती हो। पोषित का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने बाहर से केवल कितना न्यूट्रॉन दिया, 1 न्यूट्रॉन दिया। कितना न्यूट्रॉन दिया, 1 न्यूट्रॉन दिया। किससे टक्कर हुई, यूरेनियम से। तो देखिए कितने न्यूट्रॉन बन गए, 2। क्या ये न्यूट्रॉन इस न्यूट्रॉन ने बनाए, नहीं, इसने तो क्या किया, केवल टक्कर किया और यूरेनियम का क्या किया, विखंडन किया। जब यूरेनियम विखंडित हुआ तब खुद उसमें से कितने न्यूट्रॉन निकले, 2 न्यूट्रॉन, है ना। तो ये खुद का ही क्या कर रहा है, पोषण कर रहा है। आगे ये दोनों न्यूट्रॉन आगे वाले यूरेनियम से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। तो ये यूरेनियम वापस 2 और 2 कितने न्यूट्रॉन निकाल देगा, 4 न्यूट्रॉन निकाल देगा। तो अब ये जो पोषण हो रहा है वो किनके द्वारा हो रहा है, इन्हीं यूरेनियम के द्वारा हो रहा है। तो वह श्रृंखला अभिक्रिया क्या बन जाएगी, स्वयंपोषी, अर्थात खुद का ही क्या करेगी, पोषण करेगी। पोषण करेगी तो खुद ही आगे क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमने कल देखा था कंडीशन, और हमने 3 अच्छी बातों के बारे में जानकारी ली थी। वो पहली बात थी कि जब कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया का स्टूडेंट नाभिकीय विखंडन होता है ना, तो उसमें बहुत मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, मतलब 200 मेगावोल्ट के आसपास। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या जानी थी कि जो उसमें सेकेंडरी न्यूट्रॉन बनते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रॉन का मतलब ये वाले न्यूट्रॉन, सेकेंडरी न्यूट्रॉन का मतलब ये वाले न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए ये वाले न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ये हो गई दूसरी पीढ़ी, है ना, सेकेंड जनरेशन, और ये क्या होगी, मान लीजिए पहली पीढ़ी है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली पीढ़ी में न्यूट्रॉन आए, उन्होंने पैदा कर दिए कितने, 2 न्यूट्रॉन। फर्दर क्या हो गए, 4 न्यूट्रॉन। तो इसके लिए ये तो क्या बन जाएगी, पहली पीढ़ी, और ये क्या बन जाएगी, दूसरी पीढ़ी। पहली और दूसरी पीढ़ी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जब अपन गुणन कारक पढ़ेंगे तो इसमें पीढ़ी वर्ड आएगा। तो पीढ़ी का मतलब है कि जस्ट पहले वाली। तो ये वाली इसके लिए क्या बन जाएगी, पहली पीढ़ी, और ये वाली इसके लिए क्या बन जाएगी, इधर वाली पहली पीढ़ी। ठीक है, तो आइए, और फिर हमने देखा था किसके बारे में, यूरेनियम को समृद्ध कैसे करते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा था, फिर अपन पढ़ेंगे आज क्या, गुणन कारक। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यूरेनियम को समृद्ध करने के बारे में पढ़ा था कि यूरेनियम नेचर में 3 प्रकार से पाए जाते हैं, यूरेनियम 234, 35 और 38। ठीक है, यूरेनियम 234 प्रकृति में नगण्य मात्रा में पाया जाता है, और हमने परसेंटेज भी लिखा था 0.006%, तो लगभग ना के बराबर पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अब जब पाया ही नहीं जाएगा तो उसको ढूंढना मुश्किल होगा तो क्या होगा, अपन यूरेनियम 234 यूज नहीं करते। बात बची 2 की, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। यूरेनियम 238
प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यूरेनियम 235 बहुत कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.7% है ना। तो देखिए यूरेनियम 235 कम पाया जाएगा तो अपन को आसानी से क्या कौन सा मिल जाएगा? यूरेनियम 238। पर यूरेनियम 235 और 38 में एक प्रॉब्लम थी कि यूरेनियम जो 238 है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, जैसा कि आपको पता है कि ये कितना पाया जाता है? 0.7% और ये लगभग 98 पॉइंट समथिंग % पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये पाया तो बहुत जाता है पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका विखंडन के लिए आपको हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स की क्या रहती है? रिक्वायर्ड रहती है। और यूरेनियम 235 के लिए आपको थर्मल न्यूट्रॉन से ही क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं? रिक्वायर्ड रहते हैं। पर प्रॉब्लम यही है ना कि 235 बहुत कम पाया जाता है। तो अपन करें क्या? अपन करते हैं कि लेंगे तो क्या 238, लेकिन उसके बीच में थोड़ा थोड़ा मिक्सर कर लेंगे किसका? 235 का। इसका फ़ायदा क्या है कि यूरेनियम 238 पर एक बार आप बहुत तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बौछार करवा दो, इसका क्या होगा? विखंडन होगा। तो जब विखंडन होगा तो इससे भी क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो ये न्यूट्रॉन मान लीजिए चाहे आगे वाले यूरेनियम का विखंडन करे या न करे, लेकिन यूरेनियम 235 का तो क्या कर देंगे? विखंडन कर देंगे ना। क्यों? क्योंकि यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए बहुत कम एनर्जी की क्या रहती है? रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने कल जाना था। यूरेनियम को समृद्ध करना मतलब थोड़ा सा बीच में क्या मिला देना? यूरेनियम 235 मिला देना, ताकि यूरेनियम जो विखंडन की प्रक्रिया है वो क्या चलती रहे? कंटिन्यूअस चलती रहे। फर्दर हमने देखा था क्रांतिक द्रव्यमान, है ना। क्रांतिक द्रव्यमान को देखने से पहले हमने पढ़ा था छोटा सा कि उत्पत्ति क्या होती है, सरणी क्या होती है, कि भाई जब नाभिकीय विखंडन होता है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है सारे न्यूट्रॉन आगे वाले यूरेनियम से टकराते हैं। नहीं, होता क्या है कि कुछ न्यूट्रॉनों का शरण हो जाता है और कुछ न्यूट्रॉन पलायन कर जाते हैं। ठीक है, शरण का मतलब ये हो गया कि भाई आसपास क्या रहती है? बट्टी बनाने का, जो अपन नाभिकीय बट्टी बनाते हैं उसके चारों तरफ मोटी क्या बनाते हैं? कंक्रीट की दीवार। वो दीवार क्या कर लेती है? ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर वातावरण में चले जाते हैं। तो मतलब जितने पैदा हुए और जितने शरण हुए उनका अनुपात क्या होता है? r³/r²। ये हमने कल देखा था। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं रेशियो निकालूं तो क्या बचता है? r, और r का मतलब त्रिज्या ले लो और त्रिज्या का मतलब ले लीजिए आकार। तो यूरेनियम का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छे से क्या हो पाएगा? उतने ही अच्छे से उत्पत्ति बच्चे शरण का अनुपात r बढ़ पाएगा। और जितना ज़्यादा r का रेशियो बढ़ेगी न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन बनेंगे स्टूडेंट आप जानते हो आगे वाली पीढ़ी में क्या होगी? न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। दैट मीन्स क्या रहेगा? विखंडन आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर हमने पढ़ा था उपक्रांतिक, अतिक्रांतिक और क्रांतिक। उपक्रांतिक ये कि उसमें r का मान बहुत कम हो। बहुत कम का मतलब जैसे आपने बम्बार्ड करवाया तो जो न्यूट्रॉन मिले वो इतने कम न्यूट्रॉन थे कि जो श्रृंखला थी वो आगे नहीं चल पाई। इसका मतलब आगे श्रृंखला नहीं चलेगी। तो जितना द्रव्यमान आपने यूरेनियम का लिया है जिसकी वजह से आपकी श्रृंखला आगे नहीं बढ़ पाई, क्या कहलाएगी? उपक्रांतिक द्रव्यमान कहलाएगा। अतिक्रांतिक द्रव्यमान, मान लीजिए कि आपने यूरेनियम इतना ज़्यादा ले लिया कि वो श्रृंखला अनियंत्रित ही होगी, मतलब उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे कि भाई एक बार जैसे टक्कर करवाई, यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन बनते गए तो अब श्रृंखला कंट्रोल नहीं होती। तो वो जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा? अतिक्रांतिक द्रव्यमान कहलाएगा। और क्रांतिक द्रव्यमान मतलब एक ऐसा द्रव्यमान जिसका जो बस केवल कंटिन्यूअस प्रोसेस को क्या रखे? जारी रखे। इसका मतलब एक बार आपने न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करवा दी तो आगे से आगे श्रृंखला चलती जाएगी, हाँ, पर वो श्रृंखला क्या नहीं होगी? अनियंत्रित नहीं होगी। वो सिंपल संतुलित अवस्था अपन बोल सकते हैं, नियंत्रित अवस्था बोल सकते हैं। इसके आधार पर आज अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा यही है, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्रांतिक द्रव्यमान। आज अपन पढ़ेंगे गुणन कारक के बारे में। स्टूडेंट ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्रांतिक, अतिक्रांतिक, उपक्रांतिक। ठीक है, और यूरेनियम को समृद्ध करना, ये डायग्राम थोड़ा सा, इसलिए मैंने वापस थोड़ा सा इसको रिकॉल किया है ताकि आप पहले वाला वीडियो देख चुके, अब आपको थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, वो टॉपिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारा गुणन कारक। गुणन कारक का मतलब ये होता है कि अपन एक फैक्टर लेते हैं। फैक्टर का मतलब एक वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू के आधार पर देखेंगे कि वह अभिक्रिया नियंत्रित है या अनियंत्रित है। तो गुणन कारक का मतलब बस इतना सा होता है कि दूसरी पीढ़ी में न्यूट्रॉन कितने हैं अनुपात पहली पीढ़ी में न्यूट्रॉन कितने हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए इसके लिए गुणन कारक निकाले तो दूसरी पीढ़ी में कितने हैं? 2 और 2 4।
तो किसी पीडी में न्यूट्रॉनों की संख्या तो कितनी होगी, देखो कितना सिंपल एग्जांपल मिल गया अपन को, 4। उससे पहले की पीडी में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 2, तो इसका गुणन कारक कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब ये 1 से बड़ा आया या छोटा, बड़ा आया, 1 से बड़ा आया, इसका मतलब जो अभिक्रिया है वो कौन सी रहेगी, स्वयपोषी रहेगी या स्वयपोषी नहीं रहेगी, स्वयपोषी रहेगी, है ना, क्योंकि आगे से आगे चलती जाएगी, ठीक है। हाँ, पर के का मान 1 से बहुत बड़ा हुआ तो वह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। यदि के का मान 1 के बराबर हुआ तो वह अभिक्रिया नियंत्रित होगी, और यदि के का मान 1 से कम हुआ तो वह अभिक्रिया आगे चलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब के आधार पर अपन अभिक्रियाओं के बारे में बता सकते हैं। कैसे, यदि के का मान ग्रेटर देन 1 हुआ तो जो वो अभिक्रिया होगी वो अनियंत्रित होगी, क्या होगी, अनियंत्रित, अर्थात अनकंट्रोल्ड क्या होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। यदि के का मान 1 के बराबर हुआ तो वो कौन सी होगी, नियंत्रित अभिक्रिया होगी। यदि के का मान 1 से कम हुआ तो वो आगे चलेगी ही नहीं, अभिक्रिया कह सकते हैं स्वयपोषी नहीं होगी, अभिक्रिया क्या होगी, स्वयपोषी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, आज अपन एक इक्वेशन को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, ठीक है। तो पहले के की कंडीशन समझ में आएगी। जैसे इसी के लिए देखो, इसके लिए के का मान क्या है, 1 से बड़ा है, के का मान क्या 1 से बड़ा है, इसका मतलब आप खुद ही देखो अगले वाली पीढ़ी में कितने आएंगे, 8, 4, फिर क्या हो जाएंगे 16, फिर मतलब आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब आगे जाके ये अभिक्रिया रुकने वाली तो है नहीं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अनियंत्रित। 1 होता तो क्या होगा, 1 होता तो 2 ही है, 2 ही आगे आएंगे, फिर 2 आगे आएंगे, तो आगे स्टेप बाय स्टेप मतलब नियंत्रित क्या होगा, विखंडन होगा। अभी जो होगा वो क्या होगा, अनियंत्रित, ठीक है। 1 से कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे 1 रह जाए और अगली वाले में 0 हो जाए, तो जब न्यूट्रॉन ही नहीं है तो विखंडन ही नहीं होगा। तो के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं, गुणन कारक हो गया। गुणन कारक के लिए मैंने एक छोटी सी क्या लिखी है, इक्वेशन लिखी है, ठीक है। स्टूडेंट ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझिए ये बनी कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। dn/dt क्या है, परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब जैसे मान लीजिए कि 4 - 2 कितने का परिवर्तन आया स्टूडेंट, 2 का, ठीक है, बटे t, समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन की क्या होगी, दर होगी, ठीक है। यहाँ पे t समय हो गया, ठीक है, ये परिवर्तन की क्या होगी, दर। अब n k - 1 क्या है, इसको अपन तोड़ के देखेंगे, मतलब n k - 1 है, n k - n, यही है ना स्टूडेंट। n k क्या है, k कांस्टेंट, दर है, n k क्या हो जाएगा, वृद्धि, और n क्या हो जाएगा, पहली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या। तो मतलब ये वाला जो टर्म बना ना, n k - 1, ये किसको बताता है, वृद्धि दर को बताता है। और यहाँ पे टी नोट क्या है, टी नोट फिक्स है ना स्टूडेंट। टी नोट का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब न्यूट्रॉन जाते हैं तो उसमें समय कितना लगता है, अर्थात मैं ये कर सकता हूँ उत्पत्ति में लगा समय, ठीक है। तो टी नोट पता चला, dn/dt की वैल्यू पता चली। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका एक इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे अपन को क्या निकालना है, एक इक्वेशन डेराइव करनी है ना इसके लिए। तो आइए स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, आइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो dn और अपॉन, देखिए स्टूडेंट, अब अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके अपन विखंडन के लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन को डेराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सरल सा है, अपन को कुछ नहीं करना, n है, n के अपॉन में क्या लाएंगे अपन, n लाएंगे। तो dn अपॉन कितना हो जाएगा, n। स्टूडेंट यहाँ से dt इस तरफ आएगा तो कितना बनेगा, k - 1 अपॉन तो कितना आ जाएगा, t नोट, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, dt। अब आप ये कह सकते हो कि सर टी नोट भी तो t का फंक्शन है, इसको इस तरफ कैसे लिखा। तो इसका मतलब ये है क्या, ये कांस्टेंट है ना, ये यहाँ पे था क्या, उत्पत्ति में लगा समय। अब जो समय है वो तो फिक्स होगा, 5 मिनट लगा या 10⁻⁴ सेकंड लगा, जितना भी लगा, तो ये क्या आ गया, फिक्स। और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स dt क्या चला गया, इस तरफ चला गया। फिर अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट आप ये इंटीग्रेट जानते हो, सिंपल है, 1/x का क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। और k - 1 अपॉन स्टूडेंट t नोट, और dt का कितना हो जाएगा, t प्लस log क्या कर दें, c। अब आप जानते हो कि log c क्यों लिया गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं ली, हमने यहाँ पे लिमिट नहीं ली। और जब लिमिट नहीं लेते तो अपन क्या करते हैं, एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं, ठीक है। अब अपन यह कह दें कि एट t = 0 पर
n बराबर कितना है n नोट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग में जब अपने शुरू किया तो मतलब जैसे न्यूट्रॉनों के व्यवहार करवाते हैं ना, उसकी संख्या कितनी है n नोट। तो t बराबर 0 पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है n नोट। तो t बराबर 0 रखेंगे तो स्टूडेंट ये टर्म आप जानते हो 0 हो जाएगी। log c की वैल्यू क्या आएगी, बना के देखो मन मन में, आप जानते हो बना लोगे आप, log कितना आ जाएगा n नोट, और ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो जो टर्म बनेगी वो कितनी होगी, वो होगी log n कितना आ जाएगा k-1 अपॉन कितना t नोट प्लस कितना आ जाएगा log n नोट। अब ये उस तरफ जाएगा तो log क्या हो जाएगा log m माइनस log n, ये कितना आ जाएगा k-1 अपॉन कितना आ जाएगा t नोट मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा स्टूडेंट t log m माइनस n log m अपॉन n। दैट मीन्स बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n बराबर n नोट e की पावर k-1 अपॉन टी नोट और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा t से। तो ये क्या बन जाएगी आपकी सिंपल सी इक्वेशन, किसके लिए, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए। आपको केवल t का मान रखना है और आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी पीडी में न्यूट्रॉनों की संख्या। स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ना, log m अपॉन n हो जाएगा और फर्दर अपन एंटी लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको जो नाभिक श्रृंखला अभिक्रिया है वो समझ में आया होगा। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो श्रृंखला अभिक्रिया पे ही होगा कि कब श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होगी, कब श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होगी। नियंत्रक जब श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होगी तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्टर, वो आपको आता है अच्छे से और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो आपका इंटरेस्ट रहेगा उसमें, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट है तो जो हमारा SMDT का ग्रुप बना है उसमें आप मैसेज करके व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए या यूट्यूब पे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।